माँ है जो हर रोज भगवान के आगे हाथ जोड़ती है कि उनके इकलौते और जवान बेटे प्रतीक का मन बदल जाए, वो श्री कृष्ण की भक्ति से उभर आए, माता पिता और घर परिवार का हो जाए। ये दो तस्वीरें प्रतीक की हैं। एक तब की जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जयपुर गया और दूसरी बात की जब वो भगवान कृष्ण की भक्ति में डूब गया। माँ हैरान है कि बचपन से पढ़ाई और खेलकूद में मन लगाने वाला प्रतीक कैसे भगवान की भक्ति में रम गया। पढ़ाई में अच्छा था, खेल में अच्छा था, बाकी उसका भक्ति की तरफ तो मन ही नहीं था। हमारा तो पूरा परिवार भक्ति वाला था, पर वो भक्ति नहीं करता था, बिल्कुल उसका मन भक्ति नहीं था। पता नहीं इन लोगों ने कैसे उसको अपने फेवर में किया। बताते हैं कि करीब 6 साल पहले प्रतापगढ़ से निकलकर प्रतीक जयपुर के आर्या कॉलेज में इंजीनियर बनने पहुंचा। इसी दौरान वो कॉलेज से थोड़ी दूर राधा कृष्ण मंदिर जाने लगा। प्रतीक पर भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा कि उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और पूरी तरह भक्ति में डूब गया। इंजीनियरिंग कर रहा था, उसके साथ ही उसका हॉस्टल था इस्कॉन वालों का, तो वो वहीं इस्कॉन में लग गया। वहाँ से घर आना नहीं चाहता, बस उसका मन वहीं इस्कॉन में लग गया और मैं चाहती हूँ वो घर आ जाए बस। श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह रमने के बाद 2 साल तक प्रतीक ने अपने परिवार से संपर्क नहीं किया। इकलौते बेटे को ढूंढते माता पिता जयपुर के इस्कॉन मंदिर पहुंचे तो प्रतीक ने ठीक से माता पिता से बात भी नहीं की। 2 साल तो वो बिल्कुल गायब रहा, हमको पता ही नहीं चला 2 साल तक वो कहाँ है। उसके बाद कभी हम फोन करते हैं, कभी 5, 7, 10 बार, तो एक बार उठा लेता, बाकी बात करने को तैयार नहीं रहता। 5 साल से ज्यादा बीत गए। प्रतीक परिवार को छोड़ भगवान कृष्ण की शरण में जा चुका है और इधर माता पिता बेचैन हैं। माँ हर रोज मंदिर से लेकर अफसरों तक की चौखट पर जाती है, हर किसी से बेटे को लौटाने की गुहार लगाती है, कोई मेरा बेटा लौटा दो। दीपक श्रीमाली, प्रतापगढ़, इंडिया न्यूज। इस खबर को देखने के बाद जहन में एक ही बात आती है कि धर्म ही तो कहता है कि माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं होती। बिल्कुल, भक्ति अपनी जगह ठीक है, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना भी आपकी जिम्मेदारी है। और इस तरह का मामला एक बार पहले भी सामने आ चुका है, जिसमें भगवान की भक्ति में लीन होकर लोगों ने अपने परिवार छोड़ दिए और फिर पूरी तरीके से भगवान की शरण में चले गए। और बिल्कुल अगली खबर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भी कुछ ऐसी ही जिम्मेदारी से भरपूर है। एक दरोगा की हम बात करने जा रहे हैं। आमतौर पर हम और आप जब पुलिस वालों का नाम सुनते हैं तो बड़े संदेह की नजरों से उनको देखते हैं। आम लोग ये समझते हैं कि पुलिस वाले अपना काम तो ठीक से करते नहीं, दूसरों के लिए क्या करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं रोहित, लेकिन यूपी के गोरखपुर में एक दरोगा इंसानियत की मिसाल बन चुका है। दरियादिल दरोगा की इस कहानी को हम न सिर्फ गौर से आपको देखने के लिए कहेंगे, बल्कि इससे काफी कुछ सीखा भी जा सकता है। इंसानियत की कलम और नेकी की स्याही से लिखे इन संकल्पों को पढ़िए और इन बातों को हकीकत की जमीन पर उतारते इन जनाब को देखिए। बेसहारे को सहारा देते ये हैं दरियादिल दारोगा प्रमोद सिंह। पहले तो इस भीख मांगती महिला को इन्होंने गंदी जगह से हटाकर साफ जगह पर बैठाया, फिर खुद से उसके बर्तन में पानी भरकर दिया। गोरखपुर के धर्मशाला बाजार चौकी के इंचार्ज प्रमोद सिंह प्यासे को पानी पिलाते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, मैले कुचले इंसान को नहलाने का इंतजाम भी करते हैं और उन्हें नए नए लिबास पहनाते हैं। तमाम इन जैसे लोग अभी 2 पल पहले इनको अगर आपने देखा होता तो शायद इनके बगल में आप खड़ा करने होना तो दूर, इन्हें छूना तक महसूस नहीं करते या उनके बगल में नहीं रहते। लेकिन अब ये इनका जो नजारा आप देख रहे हैं वो महज 2 मिनट बाद जब इनकी नजर इन पे पड़ी तो उसके बाद इनका हुलिया ही बदल गया। आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं आप? मांगते हैं। क्या मांगते हैं? हाँ, भीख मांगते हैं। आप बड़ा गंदा कपड़ा पहने हुए थे, आपके पास कोई आ रहा था इसके पहले? नहीं, साहब लोग दिए हैं। क्या बोल के दिए हैं? बस निम्मन पहिरो, सब पहिरो, साबुन लो, नहाओ धो, आराम से रहो, खाना पानी सब मिलेगा। शुरुआती दौर में लोगों को भी लगता था, कुछ लोग हंसते भी थे, कुछ लोग छूते नहीं थे, लेकिन अब हमें लगने लगा है कि आपस का हर आदमी
हम लोगों ने सिर्फ शुरुआत करी है, हमें अब कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ के लोग कर रहे हैं ये सारी चीजें, वो पकड़ के लाते हैं, नहीं आ पाता तो बताते हैं, हम लोग उसको बुलवा लेते हैं। और खासकर 2-3 ऐसे लोग भी बनवाए गए जिसके बाल वाल सफाई कराई गई, उसके परिजन पहचान करके उनको घर ले जा चुके हैं। कुछ वक्त पहले तक गोरखपुर रेलवे स्टेशन और फ्लाईओवर के बीच गरीब गुरबे मैले कुचैले सैकड़ों लोग भीख मांगते दिखाई देते थे। यही पास की पुलिस चौकी के इंचार्ज हैं प्रमोद सिंह। इन्हीं की पहल पर धर्मशाला चौकी के पास ही हम है ना नामक एक संस्था की स्थापना हुई, जो न सिर्फ यहाँ के बेसहारा लोगों को सहारा देती है, बल्कि संस्था के सदस्य गोरखपुर शहर के कोने कोने से जरूरतमंद को यहाँ लाते हैं। भोजन और कपड़े के अलावा स्वास्थ्य सेवाएं भी देने की कोशिश करते हैं। हम है ना संस्था, हम है ना नाम ही अपने आप में ऐसा है कि जो हम लोग अपने इस काम के अलावा समाज को बताना चाहते थे कि आप अगर किसी को कहीं दुखी देखें तो आपके अंदर उसका दुख देखते कहे यार ये क्यों दुखी है, हम है ना, हम इनका साथ दें। और इस चीज को लेकर ये कड़ी आगे बढ़ी है। इनके किचन में घर जैसी सफाई के साथ खाना बनता है। फिलहाल ये हर मंगलवार जरूरतमंदों को खाना खिलाते हैं। इसके अलावा जो बच्चे फुटपाथ पर जीवन बसर करते हैं, उन्हें हम है ना नाम की ये संस्था निःशुल्क शिक्षा भी मुहैया कराती है। ये वो जगह है जहाँ पे उन बच्चों को पढ़ाने की भी व्यवस्था है, यानी खाने पीने से लेकर के उनके शिक्षा की भी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। यहाँ पे गरीब बच्चे को सुबह शाम पढ़ाया जाता है। चीजें उनको जुटाई जा रही है। अभी ब्लैक बोर्ड आया है और टाट आप आई है बैठने के लिए। उनको अभी कॉपी किताब में सिर्फ कॉपी मिली है, किताबें नहीं मिल पाई हैं। धीरे धीरे सारी चीजें की शुरुआत हुई है। वाकई ये पुलिस का बदला बदला सा चेहरा है, बदलते भारत की बेहतरीन मिसाल है। सुशील कुमार, गोरखपुर, इंडिया न्यूज। वाकई हिंदुस्तान में जब भी खाकी वर्दी का जिक्र होता है तो हमेशा उस पर दाग का जिक्र होता है। पहली बार एक ऐसी तस्वीर और एक ऐसी मिसाल सामने आई है जहां से आप इस खाकी वर्दी से काफी कुछ सीख सकते हैं। और रवि भाई, आपसे बेहतर कौन बता सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव। जहां तक बात करें हम पुलिस वालों की, वो लोगों को खाना खिला रहे हैं, उनको नहला रहे हैं, उनको साफ कपड़े दे रहे हैं, लेकिन अगर उनको किसी काम भी दिया जाए कोई, तो मेरे ख्याल में इस मुहिम को साकार होने में ज्यादा मदद मिलेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एनसीआर की उस बेटी की जिसके हाथों में चंद महीने पहले ही मेहंदी रची थी। परिवार ने उसकी शादी बड़ी धूमधाम के साथ की थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि शादी के बाद उसे नया परिवार नहीं बल्कि कातिल मिल जाएंगे। किस्मत से उस बेटी की जान तो बच गई, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसे वो शायद पूरी जिंदगी भूल ना सके। मेरे पकड़ रखा, एक सांस में पकड़ रखा और मुझे दूर खड़े हुए, मैं उसको दे दो जहर। अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रही ये रजिया है, वो रजिया जिसके हाथों से अभी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा है। 6 महीने पहले बड़ी धूमधाम से इसकी डोली उठी थी। अपने ससुराल को लेकर इसने भी हजारों सपने संजोए थे, लेकिन वो ससुराल इसे मौत की दहलीज पर पहुंचा देगा, किसी ने नहीं सोचा था। पूरी बात बता, क्या क्या कर रही है? बस परेशानी कर रही, मारा ही। अच्छा, सास कर रही कुछ? क्या कर रही सास? जैसे झटके जैसे नहीं कर दी, कुछ केस करवा दे, हमको पकड़वा दे। अच्छा, मेरा फोन भी तोड़ दिया था, मुझे घर वालों से बात कर मेरे। तेरा फोन तोड़ दिया? मेरे, हाँ। अच्छा, जो तुझे फोन दिया 12,000 वाला तोड़ दिया फोन को? हाँ, हैक कमा रहा हूँ, आवाज भी जा रही उसमें। अच्छा, मैं बात कर दे रहे और वहीं खड़े होकर बात करवा रहे अम्मी से। मेरे आदमी ने। कितना समय हो गया शादी को? 30 अप्रैल की शादी हुई थी, 7वां महीना शुरू होगा इस अप्रैल। शादी में क्या खर्च किया था आपने? क्या डिमांड? तकरीबन 30 लाख रुपए खर्च करे जी, बिराजे दी और 5 लाख रुपए थाली में दिए और बहुत सारा दहेज का सामान था, कोई कमी नहीं छोड़ी हमने। अभी क्या डिमांड है उन लोगों की? अब डिमांड उनकी है 4 और प्लॉट चाहिए हमें, और हम ठीक रखेंगे, तुम्हारे गोंडिया को नहीं ठीक नहीं रखेंगे। रजिया के ससुराल वालों को दहेज में मिले बोलेरो कार से सब्र नहीं हुआ। उन्हें फॉर्च्यूनर कार और एक जमीन का टुकड़ा चाहिए था, लेकिन अब मामला कानून के दर पर जा पहुंचा है, लिहाजा उन्हें मिलेगी जेल की सलाह। जहर
करने की बात प्रकाश में आई है। FIR पंजीकृत कर ली गई है, उसने अपना स्टेटमेंट भी दिया है, इलाज चल रहा है उसका, और FIR पंजीकृत कर ली गई है, कार्रवाई की गई है। रजिया के लालची ससुराल वालों का इलाज तो कानून करेगा, लेकिन रजिया का इलाज अस्पताल में जारी है। वो जहर से जंग करीब करीब जीत चुकी है, लेकिन असल सवाल तो ये है कि समाज में फैला दहेज का ये जहर आखिर कब खत्म होगा। जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। दमदार 10 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे संगम नगरी की, जिसे अब इलाहाबाद नहीं बल्कि प्रयागराज के नाम से जाना जाएगा। और बिल्कुल, और इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है, क्योंकि शहरों का नाम बदलना, नई सरकार आई और शहरों के नाम बदले जाएंगे, तो एक और बड़ा एग्जाम्पल सामने आने वाला है। इलाहाबाद का नाम बदलकर अब प्रयागराज रखा जाएगा। गंगा की इन लहरों को, चहचहाते पक्षियों को और हिचकोले खाती इन नावों को इससे क्या लेना कि ये शहर इलाहाबाद है या फिर प्रयागराज। कोई शहर भी कभी अपने नाम से अपनी पहचान बदलता है क्या? पहले भी कई शहरों के नाम बदले, उस पर सियासत भी हुई। अब इलाहाबाद भी प्रयागराज के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि इलाहाबाद का नाम फिर से प्रयागराज होगा। लेकिन सियासत से दूर जरा इलाहाबाद के लोगों को सुनिए, इस बदलाव पर वो क्या सोचते हैं। देखिए, प्रयागराज नाम नया नहीं हो रहा है, प्रयागराज नाम फिर से लाया जा रहा है, इसलिए इस पर किसी को आपत्ति नहीं बल्कि खुशी होनी चाहिए। दुर्गामी पूरे इंटरनेशनल लेवल में जो सम्मान प्रयागराज को मिलेगा वो इलाहाबाद को नहीं, इलाहाबाद के रिकॉग्निशन नहीं है। चलिए जरा इतिहास के कुछ पन्ने पलट लेते हैं, ताकि आपको समझा सकें कि इलाहाबाद का नाम कब और कैसे बदला। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मा ने जब ब्रह्मांड की रचना की तो उन्होंने पहले यज्ञ करने के लिए धरती पर प्रयाग को चुना। वाल्मीकि रामायण में इस बात का जिक्र है कि भगवान श्री राम जब वनवास के लिए गए थे तो वो प्रयाग में भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर होते हुए गए थे। मत्स्य पुराण के 102 अध्याय से लेकर 107 अध्याय तक में लिखा है कि प्रयाग प्रजापति का क्षेत्र है, जहां तो अब बहुत जल्द ही इलाहाबाद के नाम से जिसको हम जानते थे उसका नाम प्रयागराज होने जा रहा है। हालांकि इस पर सियासत भी खूब हो रही है। ये सबसे बड़ी खराबी है कि सियासत हर चीज पे हिंदुस्तान में शुरू हो जाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। दमदार 10 में फौरन लौट रहे हैं वापस।